तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था क्या कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारा सॉल्यूशन का। इसी तरीका से नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा कौन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हम लोग 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, उनमें से एक जो है हमारा कौन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि हम लोगों पिछले में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जान करके हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वैसे ही इस प्रॉपर्टी को जानकर भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत हेल्पफुल भी है। तो आज हम जानेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट, मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 3rd नंबर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। याद रखना, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था वेपर प्रेशर के बारे में, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, और तीसरा हम लोग पढ़े थे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो ये 3rd कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमें सबसे पहले जानना है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इलिवेशन का मतलब समझने में आ रहा होगा, इलिवेट यानी बढ़ना। किसका बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। कब बढ़ना, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो कब बढ़ना, जब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड करे या किसी सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूट ऐड करे, जिसके कारण का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। उसमें से हमारा ये है बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होना। यानी हम सॉल्ट ऐड करेंगे या सॉल्यूट ऐड करेंगे या कोई चीज ऐड करते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये कॉन्सेप्ट ये दिखाता है, ये कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर कोई हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टॉपिक के नाम से ही हमें पता चल जाता होगा। अब हमें यह जानना है कि बॉइल कैसे होता है और हमें एलिवेट कैसे करता है बॉइलिंग पॉइंट। चलो चेक कर लेते हैं सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज अ टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक किसी भी लिक्विड का एक वैसा टेम्परेचर है एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जो लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बॉइल होने लगता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वो तो हमारा ओल्ड कंसेप्ट था और वो हमारा सिर्फ जूनियर्स के लिए पढ़ने के लिए। लेकिन अब नया हम लोग का डिफिनेशन ये है, और नया डिफिनेशन ये है क्योंकि इससे हमें कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो है एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। जिस टेम्परेचर पे बराबर होगा वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, जिस टेम्परेचर पे बराबर होगा उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। चलो चेक करते हैं एक डायग्राम पे। सपोज दैट ये कंटेनर है, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, इसमें अंदर वाटर है। तो ऊपर से तो हमारा हमेशा एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा, किस पे, कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर जो वेपर होंगे, वो लिक्विड हमेशा वेपर रहते हैं, वेपर के फॉर्म में, तो उससे प्रेशर लगता हो। ये प्रेशर लग रहा है, इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है रूम टेम्परेचर। लेकिन रूम टेम्परेचर पे हमारा वाटर बॉयल नहीं होता है, क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कितना लेके चलते हैं, 1 atm, और इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका वेपर प्रेशर है लिक्विड का, इसका तो 1 atm से कम ही होगा, लेस देन 1 atm, यानी तब ये बॉयल नहीं हो रहा है। अब हमें क्या देखना है कि जो वेपर प्रेशर वो लिक्विड का वो बराबर होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, बराबर होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ये बात हमें याद रखना है। तो यहां पे हमें ध्यान देना है कि ये वाटर का वेपर प्रेशर तो कम है, तभी तो ये बॉयल नहीं हो रहा। किससे, 1 atm से, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। अब क्या होगा, जब हम उसे टेम्परेचर बढ़ा लेते, पहले टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, पहले टेम्परेचर ले लिया मैंने, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस को हीट कर रहे हैं, मान लो रूम टेम्परेचर तो 25 से स्टार्ट करता है, 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद मैंने टेम्परेचर और दिया, और हीट करने के दौरान मैंने 25 से ले लिया, चलो 50 डिग्री सेल्सियस कर लिया, तो ये बॉयल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो वेपर है इसके प्रेशर के बराबर नहीं आया। इसके प्रेशर के, ये हमारा ऊपर से प्रेशर लगा रहा है लिक्विड के सरफेस पर, और नीचे जो प्रेशर है ये इसको टच भी नहीं कर पा रहा। करने का मतलब है कि इसके बराबर भी नहीं आ रहा। फिर 50 से मैंने इसको 80 डिग्री सेल्सियस कर लिया, तो भी ये बॉयल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भी इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारा जो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारा, वो हमारा वेपर प्रेशर है, वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं पहुंचता। फिर मैंने क्या काम किया, 99 डिग्री सेल्सियस कर दिया,
तो भी बॉयल नहीं होगा, क्योंकि अब भी हमारा क्या है, उसका जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का, वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं आया, यानी अभी भी इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ये चीज बॉयल नहीं होगा, लेकिन जैसे 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, जैसे ही मैंने टेम्परेचर को और बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, ये वेपर बन रहा है। जैसे लिक्विड में टेम्परेचर जैसे से इंक्रीज करेंगे वेपर बढ़ते जाएगा, वेपर बढ़ते जाएगा, यहाँ पे वेपर की संख्या बढ़ते जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर हमारा इंक्रीज करते जाएंगे। 25 पे कुछ कम रहेंगे, 50 पे ज्यादा रहेंगे, फिर 80 पे, फिर 99 पे, यानी वेपर की नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ते जाएंगे। कब? जैसे से टेम्परेचर इंक्रीज करते गए, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, बस इसमें वेपर प्रेशर, जो इसका वेपर प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो यहां डायग्राम में है, जैसे ही मैंने ये 100 डिग्री सेल्सियस लिया तो ये जो वेपर बना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल पे आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया, बराबर पे आ गया। अब इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, ध्यान से देखना, जितना ये वेपर बन रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इक्विलिब्रियम क्यों लिखा, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और नीचे वेपर जा रहा है इसका प्रेशर, जितना प्रेशर ये लगा रहा है उतना प्रेशर ये लगा रहा है, जितना प्रेशर ये लगा है उतना प्रेशर ये लगा। जब ये दोनों बराबर होगा तब ये बॉयल होगा। अब कहीं कह रहे ये दोनों बराबर होने से बॉयल क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही बराबर होता है तो यानी और टेम्परेचर, जैसे 99 पे हमारा करीब से करीब बराबर होने वाला पे रहेगा, 100 पे आएगा तो बराबर जैसे ही पहुंचेगा वो उससे ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे ही उससे ज्यादा होगा बस ये वेपर हमारा बाहर निकलने लगेगा, बाहर निकलेगा इस लिक्विड के सरफेस से, जैसे ही बाहर निकला बस वो क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट होगा। बॉइलिंग का मतलब क्या होगा, ये जो वेपर जो होगा इस लिक्विड के सरफेस से हटना चाहिए। कब हटेगा, जब इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर लगा रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी बराबर मान के चलते हैं, बराबर होगा यानी बराबर के बाद तो ज्यादा ही होगा। जैसे ही होगा बस ये इससे लिक्विड के सरफेस से हटेगा, ये चीज बॉयल होगा। और जिस टेम्परेचर पे बॉयल होगा, हम गर्म करते गए बॉयल नहीं हो रहा है, 25 पे, 50 पे, 80 पे, 99 पे बॉयल नहीं हो रहा है, जैसे 100 हुआ, अब देखिए कि इसका जो वेपर का प्रेशर लग रहा था लिक्विड के सरफेस पे वो हमारा जैसे ही हटा बस वो क्या हुआ, बॉयल होना स्टार्ट हो, हटेगा। क्यों? क्योंकि जब इसके बराबर आएगा तब बॉयल होगा, और जिस टेम्परेचर पे बॉयल होगा उसे बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, यानी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहेगा, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे वही डिफिनेशन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी किसी भी लिक्विड का जब वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग स्टार्ट हुआ इसी पॉइंट से, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं। 101 से हमारा तो बाहर निकल गया, यानी वहां से हमारा बॉयल हो रहा है, यानी उसको हम बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे। जहां से स्टार्ट हुआ है उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, इस टेम्परेचर से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर पे हमारा दोनों इक्विलिब्रियम में पहुंचा है, इस पॉइंट को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। यानी हम समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट दो चीज से बात रखता है, टेम्परेचर पे तो बात रखते हैं, साथ में वेपर प्रेशर पे भी रखता है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, तो क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कुछ एग्जांपल। सपोज दैट मैंने दो लिक्विड लिया अलग अलग, दोनों लिक्विड का हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग, मान लो सपोज दैट पता है, क्योंकि दो लिक्विड में मैंने एक लिया ईथर और एक लिया एल्कोहल। सपोज दैट ये हमारा ईथर है, फॉर्मूला ही ईथर का होता है, ये एल्कोहल है। हमें पता है कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसको ग्राफ से देखते हैं कैसे होता है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो एक तरफ मैंने ग्राफ बनाया, ये वेपर प्रेशर का, इधर वेपर प्रेशर हमारा इंक्रीज कर रहा है, मान लो 0 atm से लेकर 1 atm तक के गया, 1 atm तक। उसके बाद हमारा इस डायरेक्शन में टेम्परेचर है, और टेम्परेचर किसमें हमारा डिग्री सेल्सियस में, मान लो कि टेम्परेचर हमारा सपोज है, टेम्परेचर केल्विन में भी डिग्री सेल्सियस में भी लेके चल सकते हैं। अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ फर्स्ट पे लगा ईथर, तो ईथर का कोई ना कोई तो वेपर प्रेशर होगा, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई ना कोई वेपर प्रेशर तो होगा। 0 डिग्री सेल्सियस से जरूरी नहीं कि इसका 0 डिग्री सेल्सियस से जरूरी नहीं कि वेपर प्रेशर 0 ही, 0 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैंने मान लिया कि वेपर प्रेशर इसका यहां है, किसका, हमारा फर्स्ट में कौन है, फर्स्ट में ईथर है, ईथर का वेपर प्रेशर यहां। वो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जब उसका हम क्या काम करें, टेम्परेचर यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है,
टेम्परेचर बढ़ाते गए वेपर प्रेशर बढ़ते गए, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे नंबर ऑफ वेपर बढ़ते जाएंगे, उनका प्रेशर ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो हमारा ये बात ध्यान देना है कि उनके बीच में ग्राफ क्या बनेगा हमारे किसके, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ा वेपर प्रेशर, ये ग्राफ तो उसका होगा। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर प्रेशर भी बढ़े। हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा, वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते गए, और ये वेपर प्रेशर इस टाइम पे पहुंचा, मानो वेपर प्रेशर हमारा 1 atm पे जैसे ही पहुंचा, इसका टेम्परेचर को मेजर किया, इसके टेम्परेचर को T1 बोलते। तो ये T1 क्या है, T1 क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। किसका, हमारा ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर। T1 क्या है, T1 हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि ये 1 atm पे पहुंचा, ATM पे पहुंचा, यानी ये बॉइल होने स्टार्ट हो। तो इसका टेम्परेचर को देखिए, इसके टेम्परेचर को मेजर कर लीजिए, मान लो कुछ आया टेम्परेचर। फिर इसके बाद मैंने क्या लिया, दूसरा लिक्विड लिया जिसका नाम है एल्कोहल। एल्कोहल का वेपर प्रेशर कम होगा, किससे, ईथर से। ये बात याद रखना, मैंने अभी लिखा है, अभी बताऊंगा। अभी जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम। तो अभी सोचो कि अरे अभी मैंने जस्ट बताया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। जी हाँ, मैंने यही बोला, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन मैं अभी जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो कि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये मेजर करना, तो ध्यान से देखना। अभी मैंने क्या कहा कि इसका जो हमारा यहाँ पे मैंने दूसरा लिक्विड लिया, उसका वेपर प्रेशर कम होगा, किससे, ईथर से, और कम होता भी है। एल्कोहल का वेपर प्रेशर कम है, कम रखा। टेम्परेचर 0 से मैंने स्टार्ट किया, इसके लिए स्टार्ट किया तो धीरे धीरे इसका वेपर बढ़ते जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर स्टार्ट किया, बढ़ते जाएगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम है तो इसको टाइम लगेगा बॉयल होने में, धीरे धीरे ऊपर गया। और जैसे ही वो 1 atm पे गया तो इसका ग्राफ, इसको प्लॉट करते हैं, इसको नीचे की तरफ जब ले जाते हैं तो इस पर टेम्परेचर इसका T2 आ। तब देख रहे हैं कि अरे यार पहले T1 था ईथर का, वेपर प्रेशर इसका ज्यादा था तो इसका T1 पे ही हो गया बॉइल, लेकिन वेपर प्रेशर इसका कम है तो इसका बॉइलिंग कहां पे हुआ, T2 पे हुआ। एंड टेम्परेचर इधर के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो अब देखो इस दोनों में ग्राफ से क्या मतलब चला, पता क्या चला कि हमारा वेपर प्रेशर फर्स्ट का ज्यादा था। फर्स्ट में हमारा कौन है, फर्स्ट में कौन है, ईथर। ईथर का वेपर प्रेशर ज्यादा था, किससे, एल्कोहल से। एल्कोहल से हमारा ज्यादा था, वेपर प्रेशर ज्यादा था। लेकिन जैसे अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो T2 की वैल्यू ज्यादा है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका पॉइंट इस पे बॉइल हुआ, इस टेम्परेचर पे हमारा, इस टेम्परेचर पहुंचा, यहाँ 1 atm पहुंचा, यानी बॉइल होना स्टार्ट होगा। तो इस टेम्परेचर पे ये चीज बॉइल हुआ, तो इसको हम बोलेंगे T1 को क्या बोलेंगे, T1 को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर। और जिस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे ये चीज 1 atm पहुंचा, यानी ये चीज बॉइल होने लगा, तो इसको हम T2 को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या चीज, हमारा इथेनॉल। तो यानी इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किससे, ईथर से। हमें इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से दो कंसेप्ट ये मिलेगा कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिसका वेपर प्रेशर कम हो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहां पे यही कॉन्सेप्ट बताता है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था तो बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका वेपर प्रेशर कम था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। यहां पे तो बॉइलिंग पॉइंट इस कंसेप्ट से ही निकलता है, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। यानी किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर का। बॉइलिंग पॉइंट, हम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, ये मत कहना कि टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, रॉन्ग। नहीं, टेम्परेचर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है, ये बात हमें याद रखना है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की यहां बात नहीं कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट अलग चीज है, टेम्परेचर अलग चीज है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्हें याद रखना। अब देखिए दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं। अभी मैंने क्या लिया कि दो अलग अलग लिक्विड लिया, हम उसको गर्म किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग हुआ। लेकिन अब सोचो हम एक ही लिक्विड लेते हैं और उसको अलग अलग जगह करके गर्म करते हैं।
एक कॉन्सेप्ट माइंड में ये है कि क्या यहां से ये पता चला कि क्या हर एक लिक्विड का हमारा क्या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा। ये तो हमें पता चल रहा है कि हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो। वो डिपेंड करेगा एटमॉस्फेयर। कैसे? अब ये चेक करना है। मैंने एक वाटर लिया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमको पता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हर जगह होता है? अब देखो होता है कि नहीं होता है। यहां पे देखेंगे, सपोज दैट हमने सराउंडिंग को चेंज किया। सराउंडिंग को कैसे चेंज किया? पहले मान लो कि हमारा फर्स्ट में मैंने हिल स्टेशन मान लो, ये हमारा सरफेस, अर्थ का सरफेस है, हिल स्टेशन। तो अर्थ का सरफेस है तो हिल स्टेशन कहां हो? ये हमारा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। हिल स्टेशन क्या होगा? यहाँ। और ये हमारा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये हमारे यहाँ पहुंचा क्या? हिल स्टेशन। अब बताओ इसका जो प्रेशर लगेगा ये, या नीचे जो है इसका जो प्रेशर लगेगा ये, तो किसका प्रेशर ज्यादा होगा? किसका प्रेशर ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। इसका तो कम होगा नहीं, ये तो बहुत कम है, इसका कम होगा। हिल स्टेशन पे वेपर प्रेशर कम होगा, तो हिल स्टेशन पे जब हमारा कम हो गया वेपर प्रेशर, देखो वेपर प्रेशर हमारा, ये वेपर प्रेशर है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो हिल स्टेशन पे वेपर प्रेशर कम। और उसके बाद रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ले लिया। रूम टेम्परेचर पे यानी हम बात कर रहे सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस पे इसका वेपर प्रेशर को हम एटीएम 1 एटीएम, जो नॉर्मली हमारा जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम। अब प्रेशर कुकर के अंदर अगर वाटर को रखे तो उसको हम क्या माने? 100, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? चलो चेक कर लेते हैं। वाटर को हम 3 जगह रख रहे हैं हिल स्टेशन पे। वाटर को 3 जगह में जाके बॉयल करना है। हिल स्टेशन पे बॉयल करें, अपने घर पे बॉयल करो, नॉर्मल कंडीशन पे बॉयल करो, और एक प्रेशर कुकर में बॉयल करो। तीनों में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग मिलेगा। कैसे मिलेगा? हमारा तीनों का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, तीनों का जो हमारा प्रेशर है वो अलग अलग होगा। अब हम क्या किए? वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस पे, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस से, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का कोई ना कोई वेपर प्रेशर तो होगा, जीरो नहीं होगा, कोई ना कोई वेपर प्रेशर होगा। मान लो कि मैंने वेपर प्रेशर यहां देखा, अब यहां वेपर प्रेशर लिया, वैसे वैसे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर। अब हिल स्टेशन पे जैसे ही इसका 1 के हिल स्टेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे लिखा, तो हिल स्टेशन पे वेपर प्रेशर 1 एटीएम से कम ही है, 1 एटीएम से कम है वेपर प्रेशर। जैसे इसको टच करेगा वो बॉयल होना स्टार्ट होगा, वो बॉयल हो जाएगा, यानी हमारा 98 डिग्री सेल्सियस से ही बॉयल होगा। क्योंकि हम इसको लेकर के चलते हैं 1 एटीएम पे, तो वाटर जो बॉयल होगा यहां पॉइंट को लेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है। लेकिन हिल स्टेशन पे का उसका वेपर प्रेशर कम है तो हमारा बॉइलिंग डीप हो गया। देखो यहाँ पे 98 डिग्री सेल्सियस यहां पे पहुंच गया। अब ध्यान से देखो यहां पे मैंने क्या बताया, वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, धीरे धीरे हमारा वाटर का वेपराइज होना, टेम्परेचर बढ़ा तो वाटर वेपर बनते जा रहा है, वेपर बनते जा रहा है। यहां पे देखेंगे 98 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होगा। लेकिन जैसे ही मैंने क्या पहुंचा, यहां पे पहुंचा सेकंड पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, और प्रेशर कुकर में क्या होता है, उसका प्रेशर और ज्यादा होता है, जिसके कारण का बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पे 102 डिग्री सेल्सियस। ये नोटिस करना है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली पूछा जाता है, ये बात पे ध्यान देना। जैसे प्रेशर कुकर में दाल पक जाता है आसानी से, बिल्कुल दाल की बात करते हैं, जो प्रेशर कुकर में दाल आसानी से पक जाता है नॉर्मल कंडीशन से। दूसरी बात में कहते हैं कि हम हिल स्टेशन पे दाल नहीं पकता, आखिर क्यों? ये बात को गौर करना, हिल स्टेशन पे दाल क्यों नहीं पकता? अब हमारे यहाँ ध्यान से देखो, दाल को पकने के लिए मान लो तो उसको चाहिए 100 पे दाल पकेगा, सपोज दैट 100 पे दाल पकेगा, 100 पे जैसी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा उसी पे वो दाल को पका सकता है, सपोज दैट मान लो हमारा नॉर्मली उसी पे पकता भी। हिल स्टेशन पे गए, वहां पे मैंने पानी रखा, और पानी के अंदर क्या काम किया, नॉर्मल कंडीशन में पानी रखा और उसमें दाल डाल दी, उसको छोड़ दिया दाल पकने के लिए। तो क्या होगा वहां पे, जो क्या होगा हमारा पानी जो होगा वो बॉयल कितना पे हुआ, 98 पे। वाटर जो होगा 198 पे बॉयल हो गया, दाल उसमें पड़ा हुआ है, वाटर बॉयल तो हो रहा है लेकिन दाल को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो हमारा पकना है उसको 100 पे, और 98 पे ये बॉयल हो रहा है। हम सोच रहे थे पानी तो बॉयल हो रहा है तो दाल भी होगा, नहीं, क्योंकि दाल को 100 चाहिए।
पानी तो बॉयल होगा किसके कारण, क्योंकि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कम है, हो गया। उसी तरीका से हमारा वहां पे जो भी हिल स्टेशन पे जो भी खाना पकाना है कितने प्रेशर कुकर में पकाते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा है, तो ये दोनों को मेंटेन करके 100 पे लेके चला आता है, जिसके कारण हमारा प्रेशर कुकर में रखा हुआ दाल पक जाता है। तो ये है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैंने चर्चा किया बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ध्यान से देखेंगे, जिसका वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, लेकिन जिसका वेपर प्रेशर जितना ही कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट हमें ये पता चलता है। और एक बात और याद रखना, हिल स्टेशन पे वेपर प्रेशर हमारा क्या होता है, कम, उसके बाद रूम टेम्परेचर, उसके बाद प्रेशर कुकर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बताता है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट है क्या, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर पहुंच गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंचा, वहां पे कोई चीज बॉइल होता है। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है क्या, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना तो किसके लिए पढ़ना है, सॉल्यूशन के लिए पढ़ना है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तब तक के लिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट में चलेंगे। अभी हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जाना, अब पढ़ेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उसको हम ग्राफिकल मेथड से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ग्राफिकल मेथड से समझाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये ग्राफ मैंने बताया। तो पहले ये ग्राफ में मैंने इस डायरेक्शन में लिया वेपर प्रेशर और इस डायरेक्शन में लिया टेम्परेचर, क्योंकि अगर हमें बॉइलिंग को देखना, बॉइलिंग पॉइंट को देखना, तो इन दोनों में रिलेशन हमें निकालना ही पड़ेगा, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ। सपोज दैट एक कोई कंटेनर के अंदर सॉल्वेंट मौजूद है। सॉल्वेंट में वाटर भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, जनरली वाटर लेके चलते हैं क्योंकि हमारा प्योर सॉल्वेंट के फॉर्म में हमारा जाना जाता है सबसे अच्छा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेंट जो होगा उसका वेपर प्रेशर तो अलग होगा, ठीक है, ये हमें पता है, वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ चुके थे। लेकिन ये भी पता है कि अगर सॉल्वेंट होगा तो उसका कोई ना कोई तो बॉइलिंग पॉइंट होगा ही। सॉल्वेंट ले लिए, गर्म करते गए, कोई ना टेम्परेचर पे बॉइल होगा। वाटर लिए तो हाँ कितना पे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है, ये पता है। लेकिन इसका मैं बॉइलिंग पॉइंट को मेजर कर लिए, इसके बॉइलिंग पॉइंट को मेजर कर लिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा कितना है, मान लो T0। सॉल्वेंट है, बॉइलिंग पॉइंट T0। इसका बॉइलिंग पॉइंट को T0 मेजर किए, सॉल्वेंट पे हमारा कोई भी ले सकते। फिर मैंने क्या काम किया, इस सॉल्वेंट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, ये सॉल्वेंट इतना ही था, जितना अमाउंट इसका था, अमाउंट में कोई चेंज नहीं करना है। अब मैंने इसमें क्या डाल दिया, ऊपर से सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया। तो सॉल्यूट डाल दिया, जैसे सॉल्यूट डाला तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मैंने मेजर किया। मैंने क्या बताया, कोई चीज जब डालेंगे, सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो उसके कोई ना कोई प्रॉपर्टी में चेंजेस आता है, जिसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट को हम मान लिए TS, सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग। ये T0 का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये मान लिया T। चलो अब देख लेते हैं, अब ग्राफ बना करके देखते हैं। यहां पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने मान लिया कि इस पॉइंट पे 180 है। हम लोगों ने पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि जब कोई सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर के बारे में देखते हैं। इसका वेपर प्रेशर को मैंने मान लिया वेपर प्रेशर, इसके वेपर प्रेशर को मान लिया P0। इसके वेपर प्रेशर को क्या माना, इसके वेपर प्रेशर को माना ये। हमको पता है कॉन्सेप्ट से कि P0 का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है PS से, हमें पता है। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का, हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किसका, सॉल्वेंट का। जैसे कोई सॉल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, ये हमें पता है। तो हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम मान लेते हैं T0। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर T0, मान लो कि सॉल्वेंट का प्रेशर कैसे, सॉल्वेंट यहाँ पे, इसको वेपर प्रेशर को इस पॉइंट पे मान, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर है, ये P0 है।
अब मैंने क्या काम किया, 0 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर, इसको यहाँ P नॉट मान लो कि कोई भी टेम्परेचर पे, अब 0 पे यहाँ पे वेपर प्रेशर यहाँ भी हो सकता है। मान लो कि इससे हम 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं रहे, मान लो कि इसका हम रख दिए वेपर प्रेशर इस पॉइंट का हमारा कोई ना कोई 25 डिग्री सेल्सियस, सपोज दैट 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मैंने वेपर प्रेशर को मेजर किया। 0 पे लेके चलेंगे तो हमारा कंडीशन हम रूम टेम्परेचर पे मान के चलते हैं, अभी के कंडीशन पे यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, वाटर का वेपर प्रेशर यहाँ मान लिया, सपोज दैट इस पॉइंट पे मानो ये P नॉट है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट P नॉट। जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया धीरे धीरे वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हमारा टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है तो हमारा वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते हमारा कहां चला गया 180। जैसे 180 हम गया, ये वाटर जो है वाटर था यानी सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट का जैसी सॉल्वेंट का क्या टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ते 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 कंडीशन पे गया, यहाँ पे गया तो वो चीज बॉयल होगा, यहाँ पे जाते ही ये क्या होने लगेगा, ये बॉयल होना स्टार्ट होगा। और जैसे ही बॉयल होगा यानी कहेंगे कि इस टेम्परेचर को मेजर करो, इस टेम्परेचर को मैंने मेजर किया, इस टेम्परेचर की वैल्यू को क्या आया टेम्परेचर, और मैंने कहा कि वेपर प्रेशर इसका P नॉट माने हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जहां पे ये बॉयल हुआ इस पॉइंट को माने, इसको क्या बोलेंगे P नॉट, बॉइलिंग पॉइंट मान लिए। अब फिर मैंने क्या काम किया, अब ये सॉल्वेंट था, अब दूसरा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमने मेजर कर लिया ग्राफ के अकॉर्डिंगली। अब हम क्या काम करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें हमने सॉल्यूट ऐड कर लिया, उसी सॉल्यूशन को जितना वॉल्यूम था उसी सॉल्यूशन को हमने क्या काम किया मेजर कर रहे हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट था। अब सॉल्यूशन है तो हमें पता सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, इससे तो वेपर प्रेशर कम होगा, यहाँ वेपर प्रेशर किसका है सॉल्वेंट का, तो इससे कम होगा वेपर प्रेशर किसका हमारा सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 25 पे हम मान लेते, इसका वेपर प्रेशर यहाँ 25 पे ही मान के चलते हैं, ये 25 पे ध्यान देंगे, 25 पे ही है। रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का यहाँ होगा, कम तो होगा ही, इसको मैंने जैसे जैसे फिर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे जाकर के ये टच होगा, यहाँ जैसे जाएगा वो सॉल्यूशन हमारा फिर बॉयल होगा, सॉल्यूशन बॉयल होगा तो जिस टेम्परेचर पे बॉयल होगा उसका हम खींच के देखेंगे किस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, देखो 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 देखो, अरे यार यहां पे बॉयल हो रहा है, और जहां पे सॉल्यूशन बॉयल होगा उससे बोलेंगे TS। अब देखो पहले क्या था, रूम टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर, इसका प्रेशर, ये वेपर प्रेशर किसका है, ये वेपर प्रेशर किसका है सॉल्यूशन का, तो TS यानी सॉल्यूशन का। हमारा आप ध्यान से देखो, पहले सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट यहां था, तो कोई टेम्परेचर होगा, वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कोई भी सॉल्वेंट होगा, बेंजीन होगा तो उसका अलग है, कोई भी इथेनॉल है तो उसका अलग है, कोई ना कोई तो अलग होगा ही। तो यहाँ पे P नॉट सॉल्यूशन लिया, जैसे इसमें सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूट डालते समय ध्यान देना ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूट डाला तो इसका वेपर प्रेशर कम होते जाएगा, किसी भी टेम्परेचर पे कम होगा, ये हमें ध्यान रखना है। 25 पे तो कम था ही, 26 पे किया तो भी कम है, 27 पे किया तो भी कम है, 28 पे किया तो भी कम है, 29 पे किया तो भी कम है, ऐसे धीरे धीरे 50 पे किया, 100 पे किया तो भी कम ही कम है, यानी हमेशा वेपर प्रेशर कम होगा हर एक टेम्परेचर पे। ये देखो कम है, लेकिन जैसे हमारा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंचा वेपर प्रेशर, ये चीज बॉयल हुआ तो इसका टेम्परेचर देख ले, ये भी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे भी बॉयल होता है, इसका भी मैंने मेजर कर लिया। तो पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट T नॉट था, पहले बॉइलिंग पॉइंट T नॉट था और बाद में बॉइलिंग पॉइंट TS हो गया, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, TS का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और प्रेशर वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो P नॉट का TS से ज्यादा है, यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा है किसका सॉल्वेंट का, और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा सॉल्वेंट का, यही तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। यहाँ P नॉट ग्रेटर देन TS, यहाँ पे T नॉट लेस देन TS। अब यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है,
यानी बॉइलिंग पॉइंट अब कितना ज्यादा ये निकालना है, हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। यानी एलिवेट किया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, कितना बढ़ा ये देखना है। तो पहले मान लो कि 100 था, बाद में हो गया 102, पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, बाद में हो गया 102 डिग्री सेल्सियस सॉल्ट को मिलाने के बाद। यानी कितना बढ़ा, 102 माइनस 100 यानी कितना बढ़ा, 2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें देखना है एलिवेट कितना एलिवेट किया, तो ये हमारा चेंज इन क्या है, यहां से यहां तक क्या क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का चेंज है। तो हमारा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी को हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ेगा जब सॉल्यूट ऐड करेंगे। तो चेंज होगा, चेंज हमारा ये नहीं कि घटेगा, चेंज हमारा क्या होगा, बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट। तो बढ़ने के लिए हमने क्या वर्ड यूज करेंगे, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट किया, तो चेंज को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा टी लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के लिए। तो इसको हमारा एलिवेशन चेंज कैसा और एलिवेट कर रहा है, तो इसको भी हम डेल्टा टी लिखेंगे, बात तो एक ही। तो डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन। तो चेंज कैसे निकालते हैं, ज्यादा में से कम, तो ये वैल्यू ज्यादा में से कम, तो ये वैल्यू जो हमारा आएगा टीएस माइनस टी नॉट, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, टीएस ज्यादा में से कम टी नॉट। यानी ये एलिवेट किया है, तो यहां से यहां तक क्या बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, डेल्टा टी कहलाएगा। यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, और चेंज कैसा कर रहा है, बढ़ रहा है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इधर की तरफ ये बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा, टी एस माइनस टी नॉट, और इसी को हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी इक्वल टू टी एस माइनस टी नॉट। तो हमारा यही कहना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट एडेड then boiling point of solution increases। ये बात हमें ध्यान में रखना है। यानी जैसे जैसे हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते जाएंगे, क्या ऐड करते जाएंगे, क्या ऐड करेंगे, सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ते जाएगा, और वही हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। मान लो कि इसके अंदर और मैंने सॉल्यूट डाला तो और वेपर प्रेशर कम, फिर से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, और सॉल्यूट डाला, वेपर प्रेशर कम, बढ़ते जाएगा हमारा क्या, बॉइलिंग, वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़। द नंबर ऑफ सॉल्यूट एडेड जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ये बात तो हमें पता चल गया। तो अब देखें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाएगा, यानी सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट था, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट जितना इंक्रीज किया सॉल्वेंट से, वही कहलाएगा हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये समझे। देखो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो हम लोग फॉर्मूला जाने, लेकिन रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। रॉल्स लॉ कहते हैं कि द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी क्यों लिया गया है, कंसंट्रेशन की भी बात कर सकते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में हमारा मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी भी आता है, लेकिन मोलैलिटी जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर बदला तो मोलैलिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जिसके कारण हम उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, जिसके कारण हमारा मोलैलिटी यहाँ पे नहीं ले सकते। हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि मोलैलिटी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इसलिए मोलैलिटी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नॉर्मलिटी भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मोलैलिटी नॉर्मलिटी हमारा दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला होगा डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, यानी इसको हम लिख सकते हैं टी एस माइनस टी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब बात करते हैं कि डेल्टा टी अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट पुट होगा, कांस्टेंट को के से लिखा और बॉइलिंग पॉइंट के लिए था इसलिए बी और मोलैलिटी को एम। तो ये डेल्टा टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एम का मतलब मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और केबी का मतलब केबी जो होता है कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या एब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अब देखो हमारा क्या होता है केबी। अब केबी का यूनिट देखें तो केबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी अपन एम। डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर का इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर अगर निकालना है या यूनिट ऑफ केबी निकालना है तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर और यूनिट ऑफ मोलैलिटी। यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन में, यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। ये हमें पता है, नंबर ऑफ मोल इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन का मोल केजी। इसको
तो जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा केबी का क्या आएगा, केल्विन मोल पर मोल केजी, यानी केल्विन केजी पर मोल भी बोल सकते हैं। वाटर के लिए क्या होता है, सब की यहाँ जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा केबी की वैल्यू होगी। केबी जो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे, जैसा सॉल्वेंट वैसा केबी की वैल्यू। याद रखें क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर ही हमें डिजोल्व करना है, तो उसी का हमें कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट हमारा केबी जो होगा सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। मान लो वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर सॉल्वेंट के लिए हमारा वैल्यू फिक्स है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ये वाटर के लिए होता है। इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, हमारा ये फॉर्मूला को TH - T0 = KB इंटू। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। हाँ देखो अभी हम लोगों ने जाना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैरिटी का होता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। अब हम जानते हैं क्या, उसी फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि अगर डेल्टा बी इक्वल टू के बी इक्वल टू एम आता है हमारा मोलैरिटी, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी हमारा क्या ये कांस्टेंट है। मोलैरिटी का फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये किसका है, सॉल्यूट। ये किसका है, सॉल्वेंट। याद रखेंगे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो लेट मान लेते हो एन का मतलब 1 मोल ऑफ क्या, सॉल्यूट, और वेट यानी डब्ल्यू का मतलब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या इसको 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ये भी बोल सकते हैं। जब ये 1 वैल्यू हो तो हमारा क्या होगा, 1 जब वैल्यू होगा तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू नंबर ऑफ मोल 1 है और 1 ये भी। जब 1 है तो हमारा क्या आएगा, हमारा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी। तो यही बात है यहाँ, डेल्टा टी बी के बी के बराबर कब होगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से देखना, जब सॉल्वेंट डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हो कि उसका सॉल्वेंट का कितना है, सॉल्यूट हमारा क्या डाला गया, 1 मोल डाला गया, और सॉल्वेंट कितना है 1 kg है। जैसे सॉल्वेंट 1 kg और सॉल्यूट 1 मोल है तो हम तुरंत ऑप्शन देख करके मारेंगे कि केबी की वैल्यू कितनी दी है, वही डेल्टा टीबी की वैल्यू होगी। और उसमें से डेल्टा टीबी की वैल्यू तो हमें पता चल जाएगा। जैसे ही डेल्टा टीबी की वैल्यू पता चलेगा, हमें अगर सॉल्वेंट वाटर दिया है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे किसका, वाटर का 100, डेल्टा टीबी की वैल्यू दी हुई है। उसके बाद हम क्या काम कर, माइनस कर लेंगे तो हमारा टीएस की वैल्यू निकल जाएगी, सॉल्यूशन की निकल जाएगी, बहुत इजी हो जाएगा। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी के बराबर। फॉर्मूला को देख लो, फॉर्मूला हमारा कहता है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू नंबर ऑफ मोल अपॉन डब्ल्यू केजी, ये हमें पता है। इसको और थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, डेल्टा टी एस माइनस डेल्टा टी नॉट इक्वल टू के बी इंटू नंबर ऑफ मोल को हम क्या बोलते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं, और इंटू 1 अपॉन, अगर ये हमारा अगर ग्राम में होगा तो ये 1000 इंटू डब्ल्यू ग्राम में। तो ये भी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। टीएच का मतलब क्या बता रहा है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। केवी का मतलब क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। वेट का मतलब क्या है, डब्ल्यूटी का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट। एम नॉट का क्या है, एम नॉट का मतलब क्या होगा, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ डब्ल्यू का मतलब क्या, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू, इसको वेट ऑफ सॉल्वेंट। और इसका फॉर्मूला और भी चेंज सकता है, अगर वॉल्यूम दोनों का दे दिया तो यहाँ डेंसिटी दिया रहेगा, वॉल्यूम इसका दे दिया, इसका वॉल्यूम दे दिया, तो इसका डेंसिटी से, इसके डेंसिटी से इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों का वेट निकाल सकते हैं। जैसे भी क्वेश्चन दिया उसका मोलैरिटी पहले निकाल लो। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले क्या काम करना है, सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकाल लेना है। मोलैरिटी निकाल लेंगे, हमारा 50% काम हो जाएगा। बाकी हमें क्या काम करना है, मोलैरिटी जैसे निकल गया हमें क्या, केवी की वैल्यू दी रहेगी, हर एक सॉल्वेंट को उसकी याद करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा टीबी निकालना है, डेल्टा टीबी में से हमें टीएस की वैल्यू निकालना है तो टी नॉट की वैल्यू दी रहेगी। जब टीएस की वैल्यू दे दी है तो टी नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बहुत सिंपल हो जाएगा। हमें सबसे पहले काम होगा, अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन जैसे ही देखो, सबसे पहले मोलैरिटी निकालो, बाकी इजी हो जाएगा। चलो इसको देख लो, अगले क्लास में हम क्वेश्चन पे काम करेंगे।